चलिए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। आज हम यहां पर 1 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक आइए 1 जून के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यहां पर बात की जा रही है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की। तो 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं वाइस एडमिरल अजय कोच्छर। देखिए, अगर हम इंडियन नेवी में वाइस चीफ की बात करते हैं तो यह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बाद दूसरी सबसे बड़ी रैंक होती है। तो 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने? अजय कोच्छर। इन्होंने रिप्लेस किया है इस पद पर, इनके पहले इस पद पर वाइस एडमिरल संजय वात्सायन थे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर। तो इनको रिप्लेस किया है अब किसने? अजय कोच्छर ने। 29 मई 2026 को इनका अपॉइंटमेंट किया गया। इंडियन नेवी का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अगर पहली सबसे बड़ी पोस्ट पूछी जाती तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आते और सेकेंड नंबर पर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात होती है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अजय कोच्छर, ये इससे पहले अंडमान निकोबार कमांड में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। काफी लंबा इनको एक्सपीरियंस है, 37 ईयर का एक्सपीरियंस है नेवल सर्विसेज सेक्टर में। काफी पुराने, काफी पहले से काम कर रहे हैं और अब फाइनली इनको वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अजय कोच्छर के बारे में पता चल गया। अब बात आती है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर कौन है। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर हैं वर्तमान में एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगर हम तीनों आर्म्ड फोर्स के प्रमुख देखते हैं तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमको पता चल गए। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की बात करें तो ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है वर्तमान में। और इन तीनों के ऊपर जो पद होता है वो होता है सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, जो कि कुछ समय पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अपॉइंट किया गया है। तो ये चारों प्रमुख हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते तो यहां पर आपको याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। 31 मई 2026 से डीआरडीओ चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? डीआरडीओ के अभी तक चेयरमैन के पद पर कामत जी थे, अब उनका रिटायरमेंट हो गया, इसीलिए चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है राजेश कुमार सिंह को। तो 31 मई 2026 को डीआरडीओ के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया? राजेश कुमार सिंह को। जैसा कि मैंने आपको बताया, समीर वी कामत ये अभी तक डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगस्त 2022 से डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत कार्य कर रहे थे। इनका कार्यकाल 31 मई 2026 को खत्म हुआ और एडिशनल चार्ज दिया गया है राजेश कुमार सिंह को। राजेश कुमार सिंह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। तो एडिशनल चार्ज है, अब जब तक नई परमानेंट नियुक्ति नहीं होती ये अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे डीआरडीओ के चेयरमैन के रूप में। कौन है? राजेश कुमार सिंह। ये 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, केरला कैडर के। 2024 से डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब एडिशनल चार्ज ये संभाल रहे हैं। डीआरडीओ, इसके बारे में पहले भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और सेना के लिए मिसाइल, रडार, लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट, इन सब के निर्माण के लिए यह संस्था काम करती है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी पूरे इंडिया में 52 लेबोरेटरीज देखने को मिलती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्यरत। ओके, भारत सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को कितने दिनों का एलपीजी रिजर्व बनाए रखने के निर्देश दिए हैं? तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो 30 दिन तक का एलपीजी का रिजर्व बना के रखे। कितने दिन का? 30 दिन का। क्यों? तो हम सभी जानते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम है, मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो अभी तक पूरी तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ है।
लगातार बातचीत चल रही है, रोज ऐसी खबरें आती है, लेकिन नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप पे पूरा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कब अटैक कर दें, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने सारी जो ऑयल विपणन कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो अपने पास 30 दिन का एलपीजी का रिजर्व बनाए रखे। अब देखिए उद्देश्य क्या है एलपीजी का रिजर्व बनाए रखने का, तो भारत की जो डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके, जो डिमांड है उसका फ्लो बना रहे, सप्लाई का फ्लो बना रहे, और ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेटवे है जहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और एलपीजी इंडिया को आती है, तो अब वही ब्लॉक है, तो जो कंज्यूमर है उनके लिए प्राइस की स्टेबिलिटी बनाए रखी जा सके, इसलिए 30 दिन के रिजर्व की घोषणा की है, निर्देश दिया है ऑयल विपणन कंपनियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है, और दुनिया का लगभग 20 से 30% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से सप्लाई होता है। ओके, यहां पर एलपीजी जिसके रिजर्व की बात की गई है, इसके थोड़े से कंपोनेंट हम देख लेते हैं। अगर हम एलपीजी की बात करते हैं तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है, इन दोनों का गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। एलपीजी में नॉर्मली कोई गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन का यूज किया जाता है। तो हम जो देखते हैं ना कि गंध आ रही है गैस की, वो इसी एक सब्सटेंस के कारण हमको देखने को मिलती है। तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है, ये दोनों गैस का मिश्रण है। भारत में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और इसके अलावा भारत में जो आपातकालीन क्रूड ऑयल रिजर्व है उसको मैनेज करने वाली संस्था है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ये एक संस्था है जो कि क्रूड ऑयल के रिजर्व को मेंटेन करती है, मैनेज करती है। 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भारत के किस शहर को मिला है? तो 2028 में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, रिसेंटली एक मीटिंग हुई है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की, जो कि इन खेलों का आयोजन करवाती है, गवर्न करने वाली संस्था है। एशिया में एथलेटिक्स खेलों को यह संस्था गवर्न करती है। तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी हाल ही में हांगकांग में, और इसमें अनाउंस किया गया कि 2027 में एशियन रिलेज, ये एक अलग चैंपियनशिप है, और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028, इन दोनों का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। इनमें से एशियन रिलेज का आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में 2027 में, और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही इंडिया में एक एक साल में आयोजित की जाएगी। इस बार थर्ड एशियन रिलेज चैंपियनशिप है 2027 की, तीसरा एडिशन है। सबसे पहली बार 2024 में ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की जा चुकी है। सेकेंड एडिशन 2026 में अब होगा चाइना के शॉइंशिंग शहर में। ठीक है, तो ये आयोजित शॉइंशिंग शहर में आयोजित किया जाएगा सेकेंड एडिशन इस साल, और नेक्स्ट ईयर एशियन रिलेज 2027 आयोजित किया जाएगा। कहां पर? तो वो आयोजित किया जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 2028 की, तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी, कलिंगा स्टेडियम में। इजी। तो दोनों के जो वेन्यू है उनको याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। 2026 चैंपियनशिप की अगर हम बात कर लेते हैं, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस बार जो हुई है 2026 में, आयोजन चाइना के तेंजिन शहर में किया गया था। इसको हमने पढ़ा भी है, तेंजिन शहर में यह आयोजित हुई थी 2026 में। 6th पोजीशन पर इंडिया रहा 5 मेडल के साथ। ओके, ये एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की जा रही है 2026 वाली। इंडिया 6th पोजीशन पर था, 5 मेडल हमने जीते। हमारे लिए गोल्ड मेडल तेजस्विन शंकर लेकर आए थे मेंस हेप्टेथलॉन में। इनके अलावा सिल्वर मेडल तेजिंदर पाल सिंह तूर लेकर आए मेंस शॉट पुट, और पूजा लेकर आई विमेंस हाई जंप में। अभी इनसे भी हमको एक क्वेश्चन मिलेगा।
ब्रॉन्ज मेडल भी कुछ खिलाड़ियों ने जीता, तो ये हमारे टोटल 6th पोजीशन थी, 5 मेडल हमने जीते थे टोटल। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, काम मैंने आपको बता ही दिया है, 1973 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। एशिया में एथलेटिक्स खेलों को गवर्न करती है और इसी के द्वारा फर्स्ट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 1973 में फिलीपींस में। ओके, संस्था को याद रखना और जो डिटेलिंग है वो सारी याद रखना, जो फैक्ट बताएं वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं, आप सभी 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है और आप सभी के लिए 100 आवर जीएस के कोर्स के साथ आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल के लिए आपको लेटेस्ट पैटर्न पर पूरा इसे डिजाइन किया गया है। 50 मॉक टेस्ट आप यहां पर लगा पाएंगे। इसके अलावा आपको 2026 का करंट अफेयर ई बुक ईयरली इसमें इंक्लूड की गई है, तो आप उसे भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर में मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाता ही हूं, तो आप इसे भी वॉच कीजिए और इसे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके लिंक दे दिए, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है, आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ठीक है। मई 2026 में भारत का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप A2000 लॉन्च करने वाला केरला बेस्ड स्टार्टअप कौन बना है? तो ये इंडिया का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप, ठीक है ना, ये एक सिस्टम है एआई सिस्टम ऑन चिप। इस चिप का नाम है A2000। इसे लॉन्च करने वाला केरला बेस्ड स्टार्टअप बना है नेत्र सेमी। आंसर हो जाएगा आंसर बी। समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर हम बात करते हैं एआई सिस्टम ऑन चिप की, तो देखिए A2000 इस चिप का नाम है। हम बात करेंगे कि चिप क्या होती है या वो करती क्या है। एआई सिस्टम ऑन चिप की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इसकी भी बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये जो चिप बनी एक्चुअल में किस चीज में यूज होने वाली है। A2000 चिप स्मार्ट कैमराज में, जो एज एआई बॉक्सेस हैं, इंटेलिजेंट वीडियो गेटवेज है, ऐसी चीजों में, ऐसी एज डिवाइस में इनका यूज किया जाएगा। अब एक और चीज आती है कि एज एआई डिवाइस क्या होती है। तो ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस जो कि क्या होता है, डेटा को इंटरनली या फिर क्लाउड पर भेजने, इंटरनेट या क्लाउड पर भेजने के बजाय सीधे इंटरनली डिवाइस में ही उसको प्रोसेस करते हैं। डिवाइस के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग निपटा लेते हैं। तो ये क्या है, एआई सिस्टम ऑन चिप। ठीक है। पहले अगर एज एआई डिवाइस की बात करते हैं तो ये एक उन्नत टेक्नोलॉजी है। इसमें स्मार्ट डिवाइसेस ऐसे होते हैं ये सारे के सारे जो कि किसी भी डेटा को नॉर्मली क्लाउड पर या इंटरनेट पर नहीं भेजते, बल्कि वो खुद ही डिवाइस के अंदर ही उसको प्रोसेस करते हैं। तो जब एआई सिस्टम ऑन चिप की बात होती है ना, तो ये A2000 ऐसा ही एक डिवाइस है या ऐसी ही एक चिप है। ठीक है। तो नॉर्मली प्रोसेसिंग के लिए, विजन प्रोसेसिंग के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए, है ना, और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, ये सारी की सारी इसमें, ये जो टेक्नोलॉजीज है इनको इसमें शामिल किया जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आपको इस स्मार्ट डिवाइस के अंदर ही देखने को मिल जाती है, जिसे कहा जाता है एज एआई डिवाइस। अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एआई सिस्टम ऑन चिप क्या होता है। तो एक ऐसा स्मार्ट कंप्यूटर चिप जो कि कई जरूरी टेक्नोलॉजी से लेस है, काफी सारी टेक्नोलॉजी में इनबिल्ड देखने को मिलती है। जैसे कोई भी, देखिए ये जो चिप बनी है ना, इमेज को खुद पहचानेगी, वीडियो प्रोसेसिंग करेगी, स्मार्ट कैमरा कंट्रोल और डेटा एनालिसिस जैसे एआई कार्यों को सीधे और तेजी से, मतलब जो डिवाइस है उसके अंदर ही रन करती है, किसी भी इंटरनेट और क्लाउड पर नहीं भेजती है। तो इस प्रकार से एआई सिस्टम ऑन चिप को डेवलप किया गया है और इसको नाम दिया गया है A2000। चिप खासतौर पर एज एआई डिवाइसेस के लिए ही बनाई गई है, ताकि जो भी प्रोसेसिंग है वो डिवाइस के अंदर ही की जा सके और क्लाउड सर्वर पर नॉर्मली निर्भरता इससे कम होगी। तो इसे बनाया है नेत्र सेमी ने। ये केरला बेस्ड एक स्टार्टअप है। स्मार्ट डिवाइसेस के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स, सिस्टम ऑन चिप्स, इनको डिजाइन या विकसित करने के लिए ही ये कंपनी काम करती है। ऑल ओवर अगर इन शॉर्ट देखें तो सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है इंडिया का, कोच्चि केरल से काम करता है। 2020 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 2027 के मिड से
इसका प्रोडक्शन ताइवान में शुरू हो जाएगा। 8-2000 चिप का। इसकी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली गई है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो फैसिलिटी है ना, वो हमको ताइवान से ही मिलेगी। तो 2027 के मिड तक TSMC फैसिलिटी, ये कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक, ताइवान में। तो यहां पर 8-2000 चिप का प्रोडक्शन किया जाने वाला है। ओके। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति 2026 रिपोर्ट के अनुसार एआई परफॉर्मेंस में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही? तो इंडिया से डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट, इसके अनुसार एआई में या एआई परफॉर्मेंस में भारत की जो ग्लोबल रैंक है वर्तमान में, वो है 4th। आंसर हो जाएगा आंसर सी। यहां पर एआई परफॉर्मेंस को अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर देखा गया है, कितने स्टार्टअप है, इनोवेशन कितना अच्छा हो रहा है, तो अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर इस रिपोर्ट को निकाला गया है, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस के मामले में इंडिया को 4th रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर जब ये रैंकिंग आई थी तब इंडिया 8th रैंक पर था 2025 में, और अब हम रैंक में जंप हुए हैं और अब हम आ गए हैं 2026 में 4th रैंक पर। ठीक है ना, ये एक अलग चीज है। डिजिटल इकोनॉमिक रैंकिंग में भी भारत 2025 में 8th रैंक पर था, और उसमें भी 5वें नंबर पे, लेकिन जब हम स्टेट ऑफ इंडिया से डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट की बात करते तो इसमें हमारी रैंक है 4थी। भारत केवल 3 देशों से पीछे है एआई परफॉर्मेंस के मामले में, यूएसए, चाइना और सिंगापुर। ठीक है, ये 3 देश है जो हमसे ऊपर है। अब बात आती है कि रिपोर्ट किसकी है। तो रिपोर्ट एक संस्था की है, संस्था का नाम सुन लो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ICRIER, प्रोस्यूस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी, यह संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो रिपोर्ट का जो वैल्यूएशन किया गया है, जो अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर परफॉर्मेंस को चेक किया गया है, वो इंडिकेटर्स में एआई परफॉर्मेंस, डिजिटल ट्रेड, एआई टैलेंट, डिजिटल एडेप्टेशन इंडिकेटर और काफी अलग अलग डिजिटल इकोनॉमी एंड ट्रेड, इन सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है और इसके आधार पर फाइनल रैंक दी गई है। इसमें बताया गया है कि इंडिया ने लगभग 328 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल डिलीवर्ड ट्रेड जनरेट किया है। मतलब डिजिटली जो भी हम सर्विसेज देते हैं, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली जो सर्विसेज है, उसको हमने 328 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का ट्रेड हमने जनरेट किया इंडिया में। ओके, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन रैंक हमको पता होना चाहिए, 4थी है। संस्था जो कि जारी करती है, देखो एक शोध केंद्र है, अगर हम बात करते हैं ना, तो यहां पर ये शोध केंद्र है, जो पहला वर्ड आप देख रहे हो ICRIER, ये शोध केंद्र का नाम है, और जो सेकंड आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में वो संस्था है। जब हम प्रोस्यूस की बात करते हैं, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इसी के सहयोग से यह जो ICRIER नाम का जो केंद्र स्थापित किया गया है, यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है 1981 में। तो ये जो नई दिल्ली का केंद्र है ना, ये निकालता है रिपोर्ट। शोध केंद्र भारत की डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट और इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल पॉलिसीज पर अध्ययन और रिपोर्ट जारी करने का काम है ICRIER। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ओके, ये केंद्र किस कंपनी का? ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कंपनी का केंद्र नई दिल्ली में। तो इसी के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी, और इसमें इंडिया एआई परफॉर्मेंस के मामले में वर्ल्ड में 4थे नंबर पर रहा है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, जिसके उपलक्ष्य में 30 मई 2026 को गोवा का 39वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। इसीलिए 30 मई 2026 को गोवा का 39th फाउंडेशन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। 30 मई 1987 को गोवा भारत का पूर्ण राज्य बना था, 25वां पूर्ण राज्य। ठीक है ना, इसके पहले गोवा और दमन और दीव ये एक ज्वाइंट यूनियन टेरिटरी थी। गोवा
और दमन और दीव जॉइंट यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 1987 में दमन और दीव एक अलग यूटी रह गया और गोवा को एक फुल स्टेट बना दिया गया, फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। तो 30 मई 1987 की यह घटना है, इसलिए 30 मई 2026 को गोवा ने अपना 39th फाउंडेशन डे या स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है। देखिए गोवा की हिस्ट्री देखते हैं ना, तो भारत के इतिहास में सबसे आखिरी में आजाद होने वाला राज्य गोवा है ना, इंडिया के इतिहास में 19 दिसंबर 1961 को। इसके पहले तक गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। इंडियन गवर्नमेंट ने, पुर्तगाली क्योंकि गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने या हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के आधार पर गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगाली शासन से आजाद किए गए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए 1961 तक की जब हम बात करते हैं ना, तो गोवा, दमन और दीव ये पुर्तगालियों के ही अधिकार में थे। 1961 में आते आते जब पुर्तगालियों ने गोवा और दमन और दीव को नहीं छोड़ा, तो भारत की सेना एक सैन्य ऑपरेशन चलाया गया और इसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। आजाद हुए और दोनों बने भारत के यूनियन टेरिटरी, गोवा और दमन और दीव। आगे चलकर 1987 में 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1987 में। ठीक है, और इसके माध्यम से गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 आई को जोड़ा गया और इसमें गोवा को एक प्रावधान किया गया, गोवा के लिए, गोवा विधानसभा के लिए न्यूनतम 30 सदस्यों की एक विधानसभा का भी प्रावधान किया गया। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि गोवा किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में पूर्ण राज्य बना, तो 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 1987 में। ठीक है, तो इस बार गोवा का कौन सा फाउंडेशन डे है? अगर क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाता तो 30 मई 2026 को गोवा का 39वां स्थापना दिवस हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए महिलाओं की हाई जंप इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर सीनियर नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में विमेंस कैटेगरी में हाई जंप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और एक सीनियर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है भारत की पूजा सिंह ने। ओके, तो याद रखिएगा, अगर पूजा सिंह से कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये इंडियन हाई जंपर है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो अभी हुआ ये है कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, ओके, इसमें हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। किसने? पूजा सिंह ने। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गोल्ड मेडल जीता है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहां पर इनका रिकॉर्ड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीनियर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है इन्होंने हाई जंप का, 1.93 मीटर का इन्होंने जंप लगाकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। तो हाई जंप में एथलीट क्या होते हैं? बिना बार गिराए उनको ऊपर से जंप करना होता है, कूदना होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है पूजा सिंह ने। एक इंडियन हाई जंपर हरियाणा से है। कितने मीटर का जंप लगाया है? तो 1.93 मीटर का ये जंप लगाया है पूजा सिंह ने। ठीक है, तो ये एक सीनियर नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। इस बार ये 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, जो कि चाइना के हांगकांग में आयोजित की गई। कल ही ये खत्म हुई है, 31 मई को। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन इसका आयोजन करवाता है। 30 से ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा एथलीट्स हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहली बार इसका जो पहला एडिशन है 1986 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। ओके, हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन किया गया चाइना के हांगकांग में, जहां पर इंडिया की पूजा सिंह ने हाई जंप में 1.93 मीटर की जंप लगाकर सीनियर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस स्थान पर लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला स्काई कास्ट सिस्टम इसे लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर।
देखिए वेदर की इंफॉर्मेशन के लिए ओके और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। अगर हम देखते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं सिस्टम का नाम क्या है। तो स्काई कास्ट सिस्टम है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में से लॉन्च किया गया है। अब तक का सबसे एडवांस एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अभी तक हमारे पहले केवल 18 ही देश थे जिनके पास इस तरीके का कोई वेदर सिस्टम था, लेकिन इंडिया अब 19वां देश बना है जिसने एडवांस्ड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग सिस्टम को लॉन्च किया। इंडिया में पहली बार कहां पर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। समझ में आ गया क्या है ये? एडवांस्ड इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। मिशन मौसम के तहत इसे लॉन्च किया गया है। इसके फायदे क्या है इसको समझो। जो सिस्टम है ना, पायलट और एविएशन ऑपरेटर जो है उनको रियल टाइम वेदर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा। इससे होगा ये कि फ्लाइट का जो डिलेज होता है वो कम होगा, जो डाइवर्जन बार बार करना पड़ता है मौसम के कारण उसे रोका जा सकेगा, फॉग या ऐसी कंडीशन में फ्लाइट कैंसिलेशन को कम किया जा सकता है। ऑल ओवर सेफ्टी पर्पस से भी जो एविएशन सेक्टर है उसके लिए यह टेक्नोलॉजी काम करने वाली है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई तक ये मॉनिटर कर सकता है। क्या है ये? एडवांस एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जिसे स्काई कास्ट सिस्टम नाम दिया गया है। तो पहली बार ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अभी लगाया गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली पर। आगे चलकर इसे दूसरी जगह पर जैसे जेवार एयरपोर्ट में भी इसे स्थापित किया जाएगा और उसके बाद इंडिया के अभी जेवर एयरपोर्ट पर लगाया जाएगा इंदिरा गांधी के बाद, और फिर इंडिया के अलग अलग जो एयरपोर्ट से उनको भी इस टेक्नोलॉजी से लेस किया जाने वाला है। तो पहला कहां लगा है? तो पहला लगाया गया है कहां पर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ठीक है। मिशन मौसम एक ये नाम आया है। भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत वेदर फोरकास्ट कैपेबिलिटी को वर्ल्ड क्लास इंडिया बना पाए। ओके, तो मिशन मौसम भारत सरकार की एक वेदर और क्लाइमेट से संबंधित योजना है ताकि हम हमारी जो वेदर फोरकास्ट कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा बूस्ट कर पाए, वर्ल्ड क्लास की बना पाए। इस मिशन मौसम को लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 में और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। फोर्थ लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का आयोजन जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर किया जाएगा? फोर्थ लेवेंडर फेस्टिवल, इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में किया जाने वाला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह को एक ग्लोबल लेवेंडर हब बनाना, ठीक है, यह उद्देश्य है। नॉर्मली अगर हम लेवेंडर फेस्टिवल का बेसिक पर्पस देखते हैं तो भद्रवाह जो कि लेवेंडर के लिए ही जाना जाता है जम्मू कश्मीर में, वहां पर लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय को बढ़ावा देना, ठीक है, जॉब्स क्रिएशन करना, और इसके अलावा स्टार्टअप इंटरप्राइजेस जो हैं एग्री बिजनेस है इनको बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर की पर्पल रिवॉल्यूशन को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाना। ये जो पर्पल रिवॉल्यूशन है ये लेवेंडर को ही लेवेंडर की खेती को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में। कभी पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है लेवेंडर खेती को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी ग्लोबली पहचान दिलाना यह उद्देश्य है लेवेंडर फेस्टिवल को बनाए जाने का। तो इस बार 6 से लेकर 7 जून 2026 तक जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में फोर्थ लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाने वाला है। ओके, पर्पल रिवॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना है। सबसे पहली बार लेवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई थी 2022 में। 2022 में आयोजित किया गया, 2023 में यह आयोजित नहीं हो पाया था, फिर 24, 25 और अब 26 में इसका 4th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में लेवेंडर से संबंधित जितने भी स्टार्टअप हैं, जो इससे रिलेटेड वर्क करते हैं, काम करते हैं, जो बायर और सेलर है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए टेक्निकल सेशन का भी आयोजन किया जाने वाला है। तो लेवेंडर फेस्टिवल आयोजन कहां पर? क्वेश्चन ये आ सकता है। तो आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। यह शुरू होगा 6 से 7 जून को आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय फेस्टिवल है। तो यहां पर 1 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड बुक किसने लिखी है? के अरुमुगम ने। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी को बरकरार रखा है? 28%। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस ब्लैकलिस्ट में पहली बार किस देश की आर्म्ड फोर्स को शामिल किया गया? तो यह है इजराइल। हाल ही में बशीर भद्र का निधन हो गया, ये उर्दू पोएट है। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया। डेग हैमरशोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले भारतीय सैनिक हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है जानेस जानसा। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सार्थक पीडीएस योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में मेंस फ्री स्टाइल और विमेंस रेसलिंग टीम टाइटल किस देश ने जीता? तो ये दोनों जीते हैं इंडिया ने। ये कल के सेशन में हमने डिस्कस किए थे, लास्ट सेशन में। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के संविधान में इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 352 में देखने को मिलता है। वैसे आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तीनों ही इमरजेंसी से संबंधित ही प्रावधान है, ठीक है। पर यहां पर नेशनल इमरजेंसी से क्वेश्चन का सीधा सा रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो यहां पर नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 352। नोबेल पुरस्कार भारत में किसने सबसे पहले जीता था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये आंसर हो गए तीनों क्वेश्चन के। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? यहां पे जो पास किया है ना जिसने दूसरा ऐसा राज्य स्वतंत्र भारत में, वो भी आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। अभी क्योंकि दूसरा जो राज्य ना उसमें भी अभी लागू नहीं हुआ है, पर बिल उसने पास कर दिया, तो आंसर कीजिएगा। समझाया था मैंने आपको। ये सरहुल महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।